Hello everyone, welcome back. So today my topic related to monopoly and price determination under the short term and long term. So monopoly की हम बात करते हैं. First of all, clear the meaning. What is the monopoly? Monopoly is the combination of the two word. First one is mono and another one is poly. यानी कि mono का मतलब होता है one, poly का मतलब होता है seller. जहाँ पे आपका one seller होगा and the maximum buyer होगा, that is the part of the monopoly. सो मोनोपोली हम सिंपली समझ सकते हैं कि जहाँ पे एक प्रोड्यूसर होता है. आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा और आपने वहां पे देखा कि फर्म ऑफ इंडस्ट्री दोनों में डिफरेंस होता है. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म अकेली प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती है. जो भी प्राइस डिसाइड किया जाता है उसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पे हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं. लेकिन मोनोपोली मार्केट ऐसी है जिसमें कि एक प्रोड्यूसर होता है, नंबर ऑफ द बायर ज्यादा होते हैं और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. यानी कि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा. सेम इंडस्ट्री, सेम फर्म आपको नियर बाई कहीं भी सेटअप नहीं मिल सकती है. सो मोनोपोली, अगर हम पुअर मोनोपोली की बात करते हैं या परफेक्ट मोनोपोली की बात करते हैं, उसमें 3 कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए. पहली कंडीशन है सिंगल प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर आपका सिंगल होना चाहिए. उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है एंड कोई फर्म जो है वो इजिली उस मार्केट स्ट्रक्चर में एंटर नहीं हो सकती है. एनी स्ट्रॉन्ग बैरियर टू द एंट्री, कोई भी न्यू फर्म मोनोपोली में इजिली एंटर नहीं हो सकती है. ऐसे बहुत से एग्जांपल है मोनोपोली के. अगर हम रेलवे की बात करते हैं, अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का अधिकार ज्यादा रहता है. और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो अगर हम एक फर्म या दूसरे फर्म की क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो इसमें जीरो रहती है. पुअर एंड परफेक्ट मोनोपोली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए या फिर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के पुअर परफेक्ट कंपटीशन क्या है, या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुअर परफेक्ट मोनोपोली क्या है. तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन को भी यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं कि अगर पुअर कंपटीशन की बात की जाती है तो परफेक्ट कंपटीशन में आता है लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री. ठीक है. और उसी तरह से पुअर मोनोपोली में आता है सिंगल प्रोड्यूसर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, स्ट्रॉन्ग बैरियर ऑफ द एंट्री. तो ये इसके 3 मेन कंपोनेंट है स्ट्रॉन्ग. अनदर वन, हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आता है कि इसका सेलर की स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी कि इसमें वन सेलर होता है. मोनो जो है, मोनो इट्स मीन वन, पोली मतलब सेलर, एक सेलर है. नंबर ऑफ द बायर बहुत ज्यादा होते हैं. प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा. किसी तरह की सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है, यानी कि कोई प्रोपोर्शनल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है इनको कि हमारे प्रोडक्ट को आके आप खरीदें, क्योंकि सबको पता है कि एक ही संस्था है, एक ही फर्म है, एक ही इंडस्ट्री है जो इसको बेच रही है. तो इनको अपने प्रोडक्ट का किसी तरह से प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. आउटपुट का इनका कोई लेना देना नहीं है कि आउटपुट का ये ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि कितनी आउटपुट करनी है कितनी नहीं. इनका मेन मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट किस तरह से अर्न करना है. ठीक है. और अगर इनका लगता है कि जहाँ पे इनको नुकसान होता है तो वहां पे अपना ये काम बंद भी कर देते हैं. फॉर द कंपैरिजन विद फॉर द एबीसी, यानी कि अब अवॉइडेबल वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं. प्रॉफिट मोटिव इनका मेन चीज रहती है. कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. इसी वजह से फर्म जो है वो प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं होती है. परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा होगा कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, जबकि मोनोपोली में ये प्राइस मेकर होती है. और एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फर्म ऑफ इंडस्ट्री का. मोनोपोली में फर्म ऑफ इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल सेलर है, वो फर्म भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, इसलिए वो ही प्राइस को डिसाइड करती है. तो इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री. और जो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू में जो हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो लेस इलास्टिक इसका ग्राफ रहता है. और इसमें जो प्राइस डिसाइड करने के लिए एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ इस तरह से शो किया जाता है. उस पे ही इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम डिसाइड करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, नॉर्मल लॉस डिसाइड करते हैं. अब इस लाइन की बात करते हैं जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू कट जाती है. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू आप मैक्सिमम नंबर पे होती है इस पॉइंट पे.
इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और इसमें निचले वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। जो भी मोनोपोली इंडस्ट्री होगी, मोनोपोली फर्म होगी, तो वो अपना जो प्राइस डिसाइड करती है वो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 पे ही डिसाइड करना पसंद करती है, क्योंकि इसको प्रॉफिट से लेना देना है, इसको रेवेन्यू से लेना देना है कि जहां इसको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोनोपोली मार्केट में क्यों पाई जाती है, ऐसे कौन से रीजन है कि एकाधिकार जो है वो मार्केट में उत्पन्न हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि किस कारण की वजह से मोनोपोली होती है। मार्केट में आपने देखा होगा कि एक बार कोई इनोवेशन हो जाती है तो लोग पेटेंट करवा देते हैं, कॉपीराइट करवा देते हैं, तो बाकी लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। अगर वही फर्म उसका पेटेंट का यूज करेगी तो मोनोपोली अपने आप ही मार्केट में राइज हो जाती है। दूसरा आता है कि अगर माना हम रेलवे की बात करते हैं या फिर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं, अब तो रेलवे भी प्राइवेट हो चुका है, लेकिन अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है कि गवर्नमेंट को लाइसेंस है कि उसको वो बेचेगी। अनदर वन थिंग है पेनिट्रेशन पॉलिसी। जो एग्जिस्टिंग फर्म यानी मार्केट में ऑलरेडी जो फर्म चली है जो अपने प्रोडक्ट को बेचती है, उसने पेनिट्रेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। पेनिट्रेशन पॉलिसी वो होती है कि जिसमें कि वो लोगों को लुभाती है, प्राइस कम कर देती है। तो इट्स मीन दैट कि वो नए फर्म को मार्केट में आने ही नहीं देती है, नए कंपटीटर मार्केट में होने ही नहीं देती है, जिसके कारण से जो वो अपना दबदबा मार्केट में बनाए रखती है। तो इट्स मीन दैट कि जिस फर्म का दबदबा मार्केट में है तो वो मोनोपोली जो है वो एक तरह की बनाए रखती है। कुछ फर्म ऐसी होती है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि उनके पास नई नई टेक्निकें होती हैं, और दूसरी कंपनी के पास वैसी टेक्निक नहीं होती है, जिसका फायदा वो फर्म उठाती है एक अधिकार के लिए, मोनोपोली के लिए। अनदर वन थिंग, अगर ओनरशिप और कंट्रोल की हम बात करें तो बहुत सी ऐसी फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, दे कैन बी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ सम रॉ मटेरियल, जिनका एक एकाधिकार है रॉ मटेरियल के ऊपर, जो अपने रॉ मटेरियल के ऊपर पावर है उनकी, वो किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से भी एक अधिकार मार्केट में बना रहता है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब भी फर्म में प्राइस डिसाइड किया जाता है, यानी प्राइस और आउटपुट डिसाइड किया जाता है अंडर द मोनोपोली, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला तो हमने बात की कि वे फर्म और इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। दूसरा हमें ध्यान में रखना है कि मोनोपोलिस्टिक हमेशा ही प्राइस मेकर होते हैं यानी कि वो अपने प्राइस को डिसाइड भी करते हैं, आउटपुट को भी फिक्स कर सकते हैं, कितना क्या करना है, वो प्राइस मेकर की तरह डील करते हैं। अनदर वन थिंग है क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे जीरो होती है। एंड जब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ये लास्ट इलास्टिक डिमांड कर्व को शो करता है। कोई भी फर्म बाहर से एंट्री नहीं उनको मिलती है, एंड कोई भी बायर जो अकेला बायर, मैंने कहा यहाँ पे एक सेलर एक सिंगल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द बायर है, तो कोई अकेला बायर एक फर्म को इफेक्ट नहीं कर सकता है, एक सेलर को इफेक्ट नहीं कर सकता है। एक सेलर बोले कि मुझे इसकी वस्तुएं नहीं लेनी है भी, मुझे इसका सामान खरीदना ही नहीं है, तो उससे उस सेलर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ओके, जब तक मैक्सिमम लोग उसकी स्ट्राइक नहीं करेंगे, नंबर ऑफ द सेलर बायर उसकी स्ट्राइक नहीं करेंगे कि हमें लेना ही नहीं है, तब कुछ हो सकता है। अदरवाइज एक अकेला व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो भी इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है, तब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी ही है आपको। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो एकाधिकारी या एकाधिकार होता है किसी इंडस्ट्री का, तो वो हमेशा ही चाहेगा कि मैं जितनी मर्जी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकूं। शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड आपको डिस्कस किया है। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई चेंज नहीं होती है, लॉन्ग पीरियड में आप सप्लाई चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में आपके पास 3 कंडीशंस हैं। एक तो फर्म एक्सेस प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, या लॉस भी हो सकता है। तीनों कंडीशनें जो है वो होती है। और कोई भी फर्म का इक्विलिब्रियम के लिए 2 कंडीशन फुलफिल की जाती है। पहली कंडीशन है मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, दूसरी कंडीशन है मार्जिन कॉस्ट कट द मार्जिन रेवेन्यू फ्रॉम द बिलो पॉइंट। ये हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसने नहीं स्टडी किया है तो वो प्रीवियस चैप्टर को डिस्कस कर ले, समझ लें। देखिए, एक मार्केट पीरियड होता है जिसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगी। मार्केट पीरियड एक रियल पीरियड होता है जो वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, उसमें हम अपनी सप्लाई को बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई स्कोप ही नहीं है कि आप सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आपको उसी हिसाब से डिसाइड करना है सब कुछ। ओके, लेकिन
शॉर्ट पीरियड में आपके पास 3 कंडीशन देखने को मिलेगी। एक तो आपको एक्सेस प्रॉफिट देखने को मिलेगा, एक आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, एक आपको नॉर्मल लॉस देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें किसी भी मोनोपोली कंपनी की, तो देखिए भाई शॉर्ट टर्म में, क्योंकि सप्लाई को तो हम चेंज नहीं कर सकते, सप्लाई जो है वो फिक्स है, जो स्टॉक है उसी से आपको लेना देना है, उसी से जितनी सप्लाई होगी। आप नई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, नई आउटपुट नहीं जनरेट कर रहे हो। तो पहली बात आती है कि एक्सेस प्रॉफिट अगर होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, या नॉर्मल लॉस होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी आती है आपकी एक्सेस प्रॉफिट की। तो देखिए हमारे पास पहली कंडीशन, किसी भी इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने के लिए कंडीशन क्या है, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ है, जहां पे एम आर को एम सी काटेगी। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है जब मार्जिनल कॉस्ट जो है इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। दूसरी कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द बिलो, यानी कि आपको बिलो पॉइंट पे कट के ऊपर चलेगी मार्जिनल कॉस्ट। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट जो है वो आपका डिसाइड हो रहा है। दूसरा, हमें एवरेज कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर डिसीजन ऑफ द प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे जो ग्राफ है, एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है वो आपका यहाँ से है। दिस इज द पार्ट ऑफ द एवरेज कॉस्ट। सो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे है और मार्जिनल कॉस्ट को ऊपर से काट रही है। और ये जो पोर्शन बन रहा है, इसको मैं ए बी नाम दे रही हूँ। तो ये जो P1 A और B का पोर्शन है, दिस इज द एक्सेस प्रॉफिट, ये एक्सेस प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। तो आपने ये चीज हमेशा ही ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो एवरेज कॉस्ट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एवरेज कॉस्ट आपकी एवरेज रेवेन्यू से नीचे से काट रही है तब आपको एक्सेस प्रॉफिट होगा, ऊपर से काटेगी तब आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर एवरेज कॉस्ट आपको ऊपर से काट रही है, थोड़ा और ऊपर से काट रही है, दिस इज द नॉर्मल लॉस, क्योंकि आपकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रही है, रेवेन्यू रहेगी नीचे। यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर है, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट नीचे है और एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर है, तो इट्स मीन यहाँ पे आपको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट आपकी यहाँ पे कम है। प्रॉफिट ज्यादा तब होता है जब कॉस्ट कम होगी, नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होगी, एंड आपके पास लॉस तब होता है जब आपके पास कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है प्रोडक्शन की, जबकि प्राइस आपका जो है वो कम है, एवरेज रेवेन्यू आपकी कम है। तो ये बात अपने दिमाग में आपने बैठा के रखनी है। अनदर वन थिंग, मैंने यहाँ पे बात की पहली कंडीशन इक्विलिब्रियम की, मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिन रेवेन्यू को मार्जिन कॉस्ट ने कट किया और यहाँ पे पॉइंट जो है वो बराबर है। दूसरा, ये बिलो पे कट कर रही है, एक कंडीशन पूरी होगी। दूसरा, इस पॉइंट को कट करके पॉइंट सीधा चला जाएगा एवरेज रेवेन्यू के पास, और जहां पे आपके पास एवरेज कॉस्ट इसको काटेगी, तो इट्स मीन दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट है नॉर्मल प्रॉफिट का। इस पॉइंट पे आ जाते हैं लॉस के पॉइंट में। तो लॉस के पॉइंट में पहली कंडीशन फुलफिल होगी, द मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, यहाँ पे मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू है। दूसरा है कि मार्जिन कॉस्ट कट द मार्जिन रेवेन्यू फ्रॉम द बिलो पॉइंट, ये भी कंडीशन पूरी होगी। अनदर वन, हम नॉर्मल लॉस की कंडीशन को पता करते हैं कि हमारे पास एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ यहाँ पे है। इट्स मीन दैट कि ये जो पोर्शन शो कर रहा है, दिस इज द लॉस पोर्शन, ठीक है, कॉस्ट आपकी यहाँ पे ज्यादा हो रही है। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर पाती है, देन वो शट डाउन, मतलब जब तक वो लॉस में है, ठीक है, द प्राइस फॉल बिलो देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द फर्म केसेस टू ऑपरेट इवन इन ए शॉर्ट पीरियड। लेकिन जब सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, व्हेन द प्राइस इक्वल टू द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन फर्म गोज टू द शट डाउन। बिकॉज जब कोई भी फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाती है, फुलफिल नहीं कर पाती है, देन फर्म जो है वो क्या होती है, फर्म अपने आप जो है वो बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉन्ग पीरियड में। अब देखिए लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सप्लाई को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अपने फैक्टर प्रोडक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। अब जिसका एक अधिकार है वो तो चाहेगा कि प्रॉफिट उसका मोटिव हो, यानी कि एक्सेस प्रॉफिट हो। तो ये शॉर्ट टर्म में
शॉर्ट टर्म में तीनों कंडीशन पूरी की जाती है, एक्सेस प्रॉफिट भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी एंड नॉर्मल लॉस भी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जस्ट फर्म अर्न टू एक्सेस प्रॉफिट। ठीक है, मोनोपोली क्या करता है, एक्सेस प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, दे डिसाइडेड अंडर द डिमांड एंड सप्लाई। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो कल अगेन हम दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे, तब के लिए बाय बाय।